तानाजी फिल्म में इनको रिलीजन दिख गया था। भाई रिलीजन को क्यों बीच में लाते हो, ये केवल टेरिटरी के लिए लड़ते थे और इस सीरीज में वो इसको प्रमोट कर रहे हैं। एक और ऐसे ही यूट्यूबर है एक, ये कितना भयानक है, आप देखिए किस प्रकार से समाज में खाई पैदा करने का काम ये वेब सीरीज करती है। दोस्तों आप अपने मुस्लिम मित्रों को ही पूछ कर देखिए, क्या इस प्रकार से सिलेक्टिव आउटरीच करना, पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग करना, क्या ये सही है? कोई भी कॉमन सेंस वाला व्यक्ति ऐसी सीरीज को कभी भी सपोर्ट कर ही नहीं सकता। आज हमारे देश में गौ तस्करी एक बहुत गंभीर समस्या है और दूसरी तरफ ये लोग बस पशु प्रेम का ढोंग दिखाते हैं। ये कहते हैं कि भाई जो श्वानों से, कुत्तों से जो प्यार करता है वही सच्चा इंसान है। पाताल लोक अमेजॉन प्राइम वीडियोस की नई कॉमेडी वेब सीरीज, बिल्कुल कॉमेडी वेब सीरीज ये सीरीज पूरी तरीके से कोशिश करती है, पुरजोर कोशिश करती है समाज को तोड़ने की, समाज में नफरत और जहर फैलाने की, पर झूठे तथ्य के आधार पर सिलेक्टिव आउटरीच करके। अब आप खुद ही बताइए, कोई अगर खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा हो, खुद को ही एक्सपोज कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति पर हमें दया तो आती है, पर हम हंसने के सिवाय कर भी क्या सकते हैं। सबसे पहले मैं आप सबसे देरी से रिव्यू करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब देखिए मैं कोई सुपर ह्यूमन तो हो नहीं, मतलब 15 तारीख को सीरीज़ रिलीज़ हुई, फिर मैंने उसी दिन 9 के 9 एपिसोड्स देख डाले, फिर उसके बाद में मैटर भी बना लिया, फिर वीडियो भी शूट कर दिया, फिर एडिट भी कर दिया, फिर उसी दिन रिव्यू अपलोड भी कर दिया। भाई इतना बड़ा सुपर ह्यूमन तो मैं हूँ नहीं। इसके अलावा और भी दूसरे फिल्में, वेब सीरीज़ वगैरह देखना होता है। हालांकि कुछ लोग होते हैं सुपर ह्यूमन, वो बात अलग है। और ऐसा भी नहीं कि हमें कोई पेड रिव्यू करना है, मतलब ऐसे कि मेल वगैरह आ गए और उसके बाद में हमें उसी दिन रिलीज़ होने के बाद पेड रिव्यू करना हो या झूठी प्रशंसा करनी हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। हालांकि मैं पाताल लोक के मेकर्स पर कोई आरोप नहीं लगा रहा कि वो पेड रिव्यू करवाते हैं वगैरह, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मैं एक आपका अनुभव आपको बता रहा हूँ जो मैंने अभी तक फील किया है आज तक। चलिए छोड़िए, एक और मज़ेदार बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए 15 तारीख को सीरीज़ रिलीज़ होती है, उसके बाद में 16 तारीख को विराट कोहली जी इस सीरीज़ की और अनुष्का शर्मा जी की प्रशंसा करते हुए एक पोस्ट करते हैं, पर उसके बाद में लोगों की तरफ से काफ़ी कड़ी आलोचना होती है कि यार ऐसी नफरत फैलाने वाली सीरीज़ की आप कैसे प्रशंसा कर सकते हैं। फिर इसके बाद में अगले दिन यानी 17 तारीख को विराट कोहली जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, जिसमें वे RSS के सेवा भारती की प्रशंसा करते हैं कि भाई बहुत बढ़िया उन्होंने सेवा की है। हालांकि ये वीडियो विराट कोहली जी के किसी भी ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट नहीं किया गया था, ना ही ट्विटर ना ही फेसबुक, ये दूसरी तरफ से ऐसे वायरल हुआ था। फिर उसके बाद में सेवा भारती के कुछ अकाउंट एक क्लेरिफिकेशन पोस्ट करते हैं कि भाई हमारी भावना अच्छी थी, पर ये वीडियो इंटरनल पर्पज़ के लिए था, विद्यार्थियों को दिखाने के लिए, इसलिए हम इसे हमारे सारे अकाउंट से डिलीट कर रहे हैं। हालांकि तब तक ये वीडियो वायरल हो चुका था और विराट कोहली जी को भी पता होगा कि जब भी वैसा वीडियो बना रहे हैं तो ये कोई छुपने वाली बात तो है नहीं, ये सबके सामने आने वाला था। पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये क्लेरिफिकेशन वगैरह क्यों पोस्ट करना पड़ा, या फिर 17 तारीख को फिर ये वीडियो कैसे आ गया, वायरल हुआ। क्योंकि RSS तो जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से RSS के लाखों कार्यकर्ता पूरे देश में सेवारत है। चलिए ये भी हम छोड़ देते हैं। एक और मज़ेदार बात मैं आपको बताता हूँ। ये फोटो तो आपने सीरीज़ में देखा ही होगा, न्यूज़पेपर का कटिंग। इसका ओरिजिनल फोटो ये है। यहाँ पर हमें योगी आदित्यनाथ जी, जनरल VK सिंह जी और भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। तो इसी फोटो को मॉर्फ करके, फोटोशॉप करके, उनकी जगह पर जो सीरीज़ के भ्रष्टाचारी कैरेक्टर्स है उनको यहाँ पर उन्होंने सीरीज़ में दिखा दिया है। पता नहीं सीरीज़ के मेकर्स को इतना क्या आलस आ गया था कि उनको ओरिजिनल फोटो लेकर उसको ही मॉर्फ करने की आवश्यकता पड़ गई। भाई अगर आपको इसी पोज में लोग खड़े दिखाने थे तो अपने लोगों को खड़ा करके उनका फोटोशूट करवा लेते, और अगर चेहरे बदलने ही थे तो सबके बदल लेते। एक नेता का तो चेहरा भी आप बदलना भूल गए। और अगर आलोचना करनी तो भाई खुलकर आलोचना करो, डायरेक्टली आप योगी जी को दिखाओ, डायरेक्टली उनका नाम लो। ये क्या ऐसे फोटोशॉप करना और ये मॉर्फ करना, चेहरे बदलना, ये सब चीप लगता है। और वैसे भी हमारे देश में एक मोदी जी और योगी जी तो है जिन पर आप चाहे जितने झूठे आरोप लगा सकते हैं, चाहे वैसे आरोप लगा सकते हैं, उनकी कितनी भी आलोचना आप कर सकते हैं। उल्टा उनकी आलोचना कर कर के ही कई लोग सोशल मीडिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटी बनकर बैठे हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन बनकर बैठे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनकर बैठे हैं। बाकी दूसरे किसी पार्टी के नेता पर अगर आप ऐसे आरोप लगाओगे या उनकी आलोचना करोगे तो पता नहीं आप पर शायद 200 FIR हो जाए, या कितने घंटों तक आपसे पूछताछ हो, या कोई कहीं से आप पर आकर हमला कर दे। इसलिए मोदी जी, योगी जी की आलोचना करनी तो खुलकर करिए। ये फोटोशॉप करना, ये सब मॉर्फ करना चीप लगता है। अब हम बात करते हैं सीरीज के बारे में। पाताल लोक वेब सीरीज मुख्यतः 5 बातें सिद्ध करने की कोशिश करती है। सबसे पहली बात, इस सीरीज के अनुसार भारत के जो वामपंथी, लेफ्टिस्ट और लिबरल पत्रकार हैं वे सब एक समय इस देश के हीरो थे। ये मैंने अपने जीवन में सुना हुआ सबसे बेस्ट जोक था। मैंने आपको कहा ना, बहुत ज़्यादा फनी वेब सीरीज़ है। अब पता नहीं ये लोग किसके हीरो थे, पर इस सीरीज़ के अनुसार ये वामपंथी पत्रकार इस देश के हीरो थे और अभी इन्हें कोई पूछ नहीं रहा, क्योंकि देश में एक नई राष्ट्रवादी सरकार आ गई है और ये नई राष्ट्रवादी सरकार कॉर्पोरेट वर्ल्ड की मदद से इन वामपंथी पत्रकारों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है और साथ में ही वामपंथी पत्रकारों को डेथ थ्रेट्स भी मिल रहे हैं, ऐसा इस सीरीज़ का कहना है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है दोस्तों, है ना।
पर अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो और बहुत सारी बातें आपको बतानी है। इसके बाद में दूसरी जो बात ये सीरीज सिद्ध करने की कोशिश करती है वो ये कि भारत के जो राष्ट्रवादी राजनेता है वे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए पुलिस और सीबीआई की मदद से बेचारे पाकिस्तान पर, बेचारे आईएसआई पर, बेचारे लश्कर तैयबा पर झूठे आरोप लगाते हैं। जानबूझकर मासूम पाकिस्तान को, मासूम आईएसआई को, मासूम हाफिज सईद के मासूम लश्कर तैयबा को फंसाने की कोशिश करते हैं। यानी आईएसआई, लश्कर तैयबा मासूम है पर हिंदू आतंकवाद की वजह से देश परेशान है। ये दूसरी बात ये सीरीज सिद्ध करने की कोशिश करती है। इसके बाद में तीसरी बात, भारत एक असहिष्णु देश है, इनटॉलरेंट कंट्री है और यहाँ की जो सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है उन पर हिंदू अत्याचार करते हैं, यानी मुस्लिम्स पर हिंदू अत्याचार करते हैं, उनका शोषण करते हैं, ये सीरीज बताती है। इसके बाद में चौथा पॉइंट, जो श्वानों से प्रेम करते हैं यानी जो कुत्तों से प्रेम करते हैं वही सच्चे मनुष्य हैं, वही सच्चे इंसान हैं, ऐसा इस सीरीज़ का कहना है। पर दूसरी तरफ ये सीरीज़ जो गोमाता की सेवा करते हैं, गोमाता की रक्षा करते हैं, उन्हें दरिंदों की तरह दिखाती है। तो इस प्रकार से एक झूठा ढोंगी पशु प्रेम भी ये सीरीज़ दिखाती है। अब इन पर हम एक एक करके डिटेल में चर्चा करें उसके पहले कहानी। ये कहानी है एक पुलिस ऑफिसर की जमुनापार थाने के, जिसका नाम है हाथीराम। इस हाथीराम ने आज तक अपने जीवन में कभी भी कोई बड़ा केस हैंडल नहीं किया था। उसे अचानक से एक दिन हेडक्वार्टर से एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल केस मिल जाता है, संजीव कुमार नाम के वामपंथी पत्रकार के हत्या के षड्यंत्र का। अब हाथीराम को इस षड्यंत्र को सुलझाना है। उस सीन में ही हमें पता चल जाता है कि भाई हेडक्वार्टर भी इस षड्यंत्र में शामिल है। तो सस्पेंस तो वही खत्म हो गया था। उसके आगे के 8 एपिसोड्स तो बस टॉर्चर थे। अगले 8 एपिसोड्स में हमें इस षड्यंत्र के लिए जो 4 आरोपियों को पकड़ा गया था उनके प्रति सिंपैथी पैदा करने का काम किया गया है, उनका फ्लैशबैक दिखाकर। और एंडिंग में हमें यह दिखाया कि एक हिंदू राष्ट्रवादी नेता इन 4 आरोपियों का बस यूज़ कर रहा था अपने स्वार्थ के लिए। और जो संजीव कुमार नाम का वामपंथी पत्रकार है, उसे नई सत्ता की वजह से, नई राष्ट्रवादी जो सत्ता आई है देश में, उनकी वजह से कैसे अपने लेफ्टिस्ट जो उसके विचार है या उसके जो सो कॉल्ड मूल्य है उसके साथ कैसे उसे समझौता करना पड़ता है, ये भी हमें बताया गया है। इसके अलावा जो हाथीराम है उसकी फैमिली, उसके पारिवारिक प्रॉब्लम्स वगैरह भी हमें बताया है। जैसे कि उसकी जो पत्नी है बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है और सच में वो कैरेक्टर इरिटेटिंग था। और उससे भी ज़्यादा टॉर्चर हमें उसके बेटे का कैरेक्टर करता है। उसके विचित्र से बर्ताव को हाथीराम के गुस्से की आड़ में जस्टिफाई करने की कोशिश की है। और ये सीरीज़ ये बताती है कि हाथीराम का जो बेटा है वो लोकल स्कूल में पढ़ना चाहता था पर उसके पिता ने उसे एक बहुत बड़े अंग्रेज़ी स्कूल में डाला था। आगे सीरीज़ में ये बताया गया कि जो हाथीराम का बेटा है उसके जो दोस्त वगैरह है जो लोकल स्कूल में ही पढ़ते हैं वो गुंडा प्रवृत्ति के हैं और बहुत ज़्यादा टपोरी टाइप है। तो इस प्रकार से जो छोटे स्कूल में, लोकल स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको स्टेरियोटाइप इस सीरीज़ में किया गया है। अब मैंने जो आपको 5 पॉइंट्स बताए थे उनके बारे में हम एक एक करके विस्तार में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इस सीरीज़ के अनुसार 2014 के पहले, नहीं कुछ साल पहले, वामपंथी पत्रकार इस देश के हीरो थे। देखिए, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, ना ही कुछ साल पहले और ना ही 2014 के बाद में कभी भी इन वामपंथी पत्रकारों को इस देश ने हीरो नहीं माना। हाँ, ये बात सही है कि 2014 के पहले की जो सरकारें थी उन्होंने इन वामपंथी पत्रकारों को पद्म पुरस्कार वगैरह दिए थे, राज्यसभा की सीट्स दी थी, या हमारे टैक्स के पैसों पर इन तथाकथित पत्रकारों को विदेशों में घुमाया जाता था। ये सारी खैरातें अभी मोदी जी ने बंद कर दी है। तो एक कुछ पार्टीज़ के लिए ये वामपंथी पत्रकार हीरो हो सकते हैं, पर इस देश ने कभी भी इन तथाकथित पत्रकारों को, इन वामपंथी लेफ्टिस्ट पत्रकारों को कभी भी हीरो नहीं माना। अब ये सीरीज़ किस प्रकार के, कौन से पत्रकारों को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है, ये ज़रा हम देखते हैं। मैं आपको कुछ हिंट्स बताता हूँ, आप वो पत्रकार कौन है गेस करिए। उस पत्रकार ने लाखों कश्मीरी हिंदुओं का जो 1990 में नरसंहार हुआ था, कत्लेआम हुआ था, जो पलायन हुआ था, उसे ये कहकर जस्टिफाई किया था कि भाई हिंदुओं ने कश्मीर में जॉब्स पर कब्जा कर लिया था और उस वजह से उनका कत्लेआम हुआ, पलायन हुआ। वही पत्रकार करगिल युद्ध के समय संवेदनशील क्षेत्र में सैटेलाइट फ़ोन लेकर जाती है, जिस वजह से हमारे कई जवान वीरगति को प्राप्त होते हैं। 26/11 के समय भी उसी पत्रकार ने ताज होटल के कुछ बहुत ही संवेदनशील जानकारी लाइव लीक की थी और जो पाकिस्तान में हैंडलर बैठा हुआ था आतंकवादियों का, उसको इससे काफ़ी मदद मिली थी और कई मासूमों की जान गई थी। उसी पत्रकार की हाफिज सईद ने बहुत प्रशंसा की थी। इतना ही नहीं, टेप्स जो लीक हुए थे उस पत्रकार के साथ के,
तो उससे ये बात साबित हो गई थी कि इन वामपंथी पत्रकारों को किस प्रकार से फंडिंग मिलती है। वो पत्रकार आज भी यही सब कर रही है, आतंकवादियों के प्रति सिंपैथी पैदा करना, पत्थरबाजों के प्रति सिंपैथी पैदा करना वगैरह वगैरह। अब वो पत्रकार कौन है, आप गेस करिए। इसके बाद में हम बात करते हैं एनडीटीवी के बारे में। भाई एनडीटीवी की तो हिपोक्रेसी की कोई सीमा ही नहीं है। कभी ये पाकिस्तान जिंदाबाद नारे को लॉन्ग लिव ऑल कंट्रीज ट्रांसलेट करते हैं, हमारे जवान वीरगति को प्राप्त होने के बाद में कई बार मार्टियर शब्द का उपयोग करने की बजाय ये लोग किल शब्द का प्रयोग करते हैं, या फिर हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को ये वर्कर कहते हैं, या पुलवामा में आतंकवादी हमला होने के बाद में एनडीटीवी की डिप्टी न्यूज़ एडिटर उस आतंकवादी हमले को सेलिब्रेट करती है और उसके बाद में एनडीटीवी बस उसे 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड करता है। या फिर चीन के बचाव में एक प्रकार से रिपोर्टिंग करने की कोशिश करना या फेक न्यूज़ फैलाना। एनडीटीवी के बारे में तो हम कई सारी बातें बता सकते हैं। अब ऐसे ये जो तथाकथित स्वघोषित ईमानदार पत्रकार है, वामपंथी पत्रकार है, उनको इस सीरीज़ में डिफेंड किया गया है, या उनको डिफेंड करना ही इस सीरीज़ का मुख्य उद्देश्य है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब ये लोग कहते हैं कि भाई हम तो सरकार से सवाल पूछते हैं, हमें सवाल नहीं पूछने दिया जाता। भाई ये किस प्रकार के सवाल पूछना है? मतलब हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को वर्कर कहना ये सवाल पूछना है? आतंकवादियों के प्रति, पत्थरबाजों के प्रति सिंपैथी पैदा करना ये सवाल पूछना है? या अफजल गुरु की बरसी मनाने वालों को सपोर्ट करना, उनका समर्थन करना, उनके समर्थन में अपनी स्क्रीन काली करना, क्या ये सवाल पूछना है? ये किस प्रकार के सवाल है? सिलेक्टिव आउटरीच करना, 100 हत्याओं पर चुप रहना और अपने एजेंडा को सूट करने वाली कोई न्यूज़ आने के बाद में महीनों महीनों तक उसके बारे में चर्चा करना, डिबेट करना, ये किस प्रकार का सवाल पूछना है? मतलब कौन से एंगल से ये सवाल पूछना है, जरा समझाओ हमें भी यार, हम समझ नहीं पा रही है। और ऐसे लोगों से अगर इस देश की जनता सवाल पूछती है तो ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि भाई देखो देखो हमें ट्रोल किया जा रहा है, कि भाई देखो देखो हमें पाकिस्तान जाने के लिए कहा जा रहा है, और अभी तो विक्टिम कार्ड खेलने के लिए उन्होंने पूरी की पूरी वेब सीरीज ही बनाकर रख दी। सच्चाई तो ये है, इस देश में जितनी लोग मोदी जी को गालियां दे सकते हैं, योगी जी को गालियां दे सकते हैं, उतनी किसी दूसरे पॉलिटिशियन को, किसी दूसरी पार्टी को ये लोग गालियां नहीं दे सकते। पर फिर भी ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। भाई जितनी आज़ादी 2014 के बाद में मिली है ना, उतनी तो कभी 2014 के पहले हमने इमेजिन भी नहीं की थी। तो डेथ थ्रेट्स किसको मिल रहे हैं, धमकियाँ किसे मिल रही है, एफआईआर किस पर हो रही है, आवाज़ किसकी दबाने की कोशिश की जा रही है, हम सब देख रहे हैं। और दूसरी तरफ जो टुकड़े टुकड़े गैंग का सपोर्ट करते हैं, अफजल गुरु की बरसी मनाने वालों का सपोर्ट करते हैं, वो तो आराम से घूम रहे हैं, वो तो सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी बनकर बैठे हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस बनकर बैठे हैं, और ऊपर से यही लोग विक्टिम कार्ड भी खेलेंगे। और यहाँ पर एक बात मैं फिर से कहना चाहता हूँ दोस्तों, भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सही मायने में 2014 के बाद में ही आया है। नहीं तो 2014 से पहले प्रश्न पूछने वालों की आवाज़ कैसे दबाई जाती थी, ये हम सब ने देखा है। सामान्य व्यक्ति की तो बात छोड़ ही दीजिए, कांग्रेस के ही समय के गृह मंत्रालय के अधिकारी RVS मनी जी, उन्हें सिगारेट से दागा जाता था, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही थी कि भाई इशरत जहाँ आतंकवादी नहीं है ये आप कह दो। पर RVS मनी जी ने देश के साथ गद्दारी नहीं की और इस वजह से उन्हें सिगारेट से दागा जाता था। ये अधिकारियों के हालात थे, आप सोचिए तो सामान्य व्यक्तियों के क्या हालात होंगे। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पर। इस सीरीज का कहना है कि भाई भारत के जो हिंदू राष्ट्रवादी नेता है वो बेचारे पाकिस्तान पर, बेचारे ISI पर, मासूम लश्कर तैयबा पर झूठे आरोप लगाते हैं, जानबूझकर उनको बदनाम करते हैं। अब इस पॉइंट को मैं क्या काउंटर करूँ, आप ही बताइए। इन पर तो हंसी भी नहीं आती यार, ये तो हंसी की भी लायक नहीं है। पता नहीं मुझे कि इस प्रोपेगेंडा का कोई शिकार कैसे हो सकता है। फिर भी कुछ मैंने देखा, कुछ यूट्यूबर्स, कुछ लोग इस सीरीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, इसका सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहा जाए। और मैंने तो देखा एक यूट्यूबर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने 15 तारीख को इस सीरीज़ रिलीज़ होने के बाद में इसका रिव्यू भी किया। उसके बाद में कुछ दिन के बाद फिर से एक और वीडियो अपलोड किया इस सीरीज़ के सपोर्ट में, कि कैसे कुछ सीन्स देखकर उनको रोंगटे खड़े हो गए, गूज़बम्स वगैरह आए। ये वही यूट्यूबर है जिन्होंने तानाजी के रिव्यू में ये कहा था कि भाई रिलीजन को क्यों बीच में लाते हो। तानाजी फिल्म में इनको रिलीजन दिख गया था, भाई रिलीजन को क्यों बीच में लाते हो, ये केवल टेरिटरी के लिए लड़ते थे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का कितना बड़ा अपमान है। आप देखिए, हमारे महाराज किसी टेरिटरी के लिए नहीं लड़ते थे, देव, देश और धर्म की रक्षा के लिए वे लड़ते थे, और ये लोग टेरिटरी के लिए लड़ने वाला बता रहे हैं। उस यूट्यूबर को तानाजी में रिलीजन नज़र आ गया था, उससे तकलीफ हुई थी एक हमारे ऐतिहासिक फिल्म को देखते समय, और इस सीरीज़ में वो इसको प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा कि कैसे ये समाज में एक खाई पैदा करने की कोशिश कर रही है सीरीज़, समाज को तोड़ने की कोशिश कर रही है, पर यहाँ पर उन्हें रिलीजन नहीं दिखाई दे रहा। एक और ऐसे ही यूट्यूबर है, एक बाटला हाउस के रिव्यू के समय उन्होंने कहा था कि हिंदू मुस्लिम प्लीज़ मत करिए। बाटला हाउस जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स थे, उनके बलिदान पर वो सीरीज़ आधारित थी। उन्होंने कितनी परेशानियों का सामना किया, किस प्रकार से उनको टॉर्चर किया गया था उस समय की सरकार के द्वारा, आतंकवादियों के लिए आंसू बहाए गए थे। उस फिल्म में उनको हिंदू मुस्लिम मत करो ये कहते हैं, और इस सीरीज़ को
पाताल लोक को वही यूट्यूबर प्रमोट कर रही है। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पर। इस सीरीज़ के अनुसार भारत के जो हिंदू है वे मुस्लिम्स पर अत्याचार करते हैं, उनका शोषण करते हैं। और ये सीरीज़ जो हमारे भारत का मुस्लिम समुदाय है उनको जितना हो सके डराने की कोशिश करती है, वो भारत में सुरक्षित नहीं है ऐसा दिखाने की कोशिश करती है, उनको हिंदुओं के खिलाफ उकसाने की, भड़काने की कोशिश करती है, समाज में एक प्रकार से खाई पैदा करने की कोशिश करती है। और ये करने के लिए इस सीरीज़ में कई सारे अलग अलग कैरेक्टर्स डाले गए हैं, कई सारे अलग अलग सीन्स, ढेर सारे सीन्स डाले गए हैं। जैसे कि इमरान अंसारी जो एक बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है इस सीरीज़ का, मुख्य पात्र है ऐसा भी हम कह सकते हैं। उसे पुलिस ऑफिसर इमरान अंसारी और बहुत ही ज़्यादा सभ्य और डिसेंट कैरेक्टर उसे दिखाया गया है। सबसे ज़्यादा एक शुद्ध हिंदी भी यही पात्र सीरीज़ में बोलता है। बाकी सारे कैरेक्टर्स डिप्रेशन में है, परेशान है, चिल्लाते हैं, कोई करप्ट है, पर इमरान अंसारी का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी और सरल सभ्य उसे दिखाया है। अब ऐसे अच्छे कैरेक्टर को भी जो पुलिस डिपार्टमेंट के दूसरे पुलिस है वे बहुत गंदे गंदे शब्द उपयोग करके उसको मजाक उड़ाते हैं, उसको एक प्रकार से टॉर्चर करते हैं। वो इतने गंदे शब्द है कि मैं आपको यहाँ पर बता भी नहीं सकता। इसके अलावा एक कबीर अहमद नाम का कैरेक्टर है। इस सीरीज़ कहती है कि उसका जो बड़ा भाई था उसे कुछ वर्ष पहले उसे मार दिया गया था, छोटा बचपन में ही, और इस वजह से हिंदुओं के द्वारा मार दिया गया था, भगवा ध्वज, भगवा कपड़ा वगैरह पहने हुए हिंदुओं के द्वारा। तो इस प्रकार से एक सिलेक्टिव केवल एक बात दिखाकर, वैसे घटनाएं तो बहुत सारी हुई है, पर एक सिलेक्टिव बात दिखाकर फिर से सीरीज सिलेक्टिव आउटरीच करने की, पक्षपातपूर्ण ये जो सिलेक्टिव आउटरीच है ये दिखाती है। अब जो कबीर अहमद का फिर पिता है उसने अपने बेटे को मुसलमान बनाया है नहीं, और उसका जो खतना हुआ था उसके साथ में फिर एक सर्टिफिकेट उसके पिता ने दे दिया था कि भाई अगर कोई पकड़ ले तुम्हें तो ये दिखा देना सर्टिफिकेट कि भाई मेरा जो खतना हुआ है वो किसी ऑपरेशन की वजह से हुआ था, मैं मुस्लिम नहीं हूँ। तो ये कितना डर बैठाया, भारत के मुस्लिम्स कितने डरे हुए हैं, अल्पसंख्यक समुदाय कितना खतरे में है, डरे हुए हैं, ये एक बार फिर से इस कैरेक्टर के द्वारा दिखाया गया है। इसके बाद में एक तारिक नाम का कैरेक्टर है जो एक गुंडा है, पर ये सीरीज़ ये बताती है कि जो हिंदू राष्ट्रवादी नेता है, जो हिंदू नेता है, वे तारिक जैसों को बस यूज़ करते हैं और यूज़ होने के बाद में उनको मारकर फेंक देते हैं। तो तारिक को भी हिंदू नेताओं के अत्याचार का विक्टिम बताया गया है। तो दोस्तों इस सीरीज़ के अनुसार मुस्लिम समुदाय का भारत में हर तरफ से, हर प्रकार से शोषण होता है। सभी उन पर अत्याचार करते हैं, पुलिस अत्याचार करती है, प्रशासन अत्याचार करता है, सरकार अत्याचार करती है, सिस्टम अत्याचार करता है, हिंदू अत्याचार करते हैं, सभी मुस्लिम समुदाय पर भारत में अत्याचार करते हैं, ऐसा इस सीरीज़ में दिखाया गया है। अब हम ज़रा फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं। क्या सच में मुस्लिम समुदाय के साथ में भारत में पक्षपात होता है? ज़रा हम देखते हैं। देखिए 1990 में लाखों कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, हत्या, लूट, बलात्कार हुए थे, पर किसी के पेट का इस देश में पानी नहीं हिला। इतना बड़ा नरसंहार, कत्लेआम होने के बाद भी सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि इस देश के ज़्यादातर लोगों को 2014 के बाद में पता चला कि भाई 1990 में इस देश में ऐसा कुछ हुआ था, या 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में जो पाकिस्तान ने किया था उस हमले के लिए भी हिंदुओं को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की गई थी उस समय की सरकार के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। 26/11 आरएसएस की साजिश, ये पुस्तक लॉन्च की गई थी दिग्विजय सिंह, महेश भट्ट वगैरह इनके द्वारा। तो यहाँ पर भी एक प्रकार से हिंदुओं के साथ ही पक्षपात हो रहा है ऐसा हमें दिखाई देता है। या 2013 में कांग्रेस एक बिल लाने वाली थी, सांप्रदायिक हिंसा बिल। उस बिल के अनुसार अगर कहीं पर भी इस देश में कोई दंगा होता है तो उसके लिए बहुसंख्यक समाज को ही जिम्मेदार माना जाएगा। ऐसा वो बिल अगर वो पास हो जाता तो और भी बहुत सारे भयानक ऐसे प्रावधान उस बिल में थे। तो यहाँ पर भी हमें हिंदुओं के साथ में पक्षपात दिखाई देता है। चलिए ज़्यादा दूर हम नहीं जाते हैं, अभी हाल ही की हम बातें करते हैं। ध्रुव त्यागी, अंकित सक्सेना, डॉक्टर नारंग या चंदन गुप्ता, या फिर नथु लस्सी भंडार पर जो भरत की हत्या हुई थी क्योंकि उसने केवल लस्सी के पैसे मांगे थे, या फिर कैराना कांडला से हिंदुओं का पलायन, धौलागढ़ मालदा में जो दंगे हुए थे उसके बाद में वहाँ से हिंदुओं का पलायन, या केरला में जो 250 के करीब हिंदू कार्यकर्ताओं की पिछले कुछ सालों में हत्या हुई, या फिर गीता नाम की बच्ची का जो रेप हुआ था, या जो रामालिंगम जी जिन्होंने बस धर्मांतरण का विरोध किया था इसलिए उनकी हत्या हुई। ऐसे तो अनगिनत हम उदाहरण दे सकते हैं, हाल ही की भी कई सारी घटनाओं के हम उदाहरण दे सकते हैं। इन सारी घटनाओं के बाद में इस देश की मीडिया बिल्कुल शांत थी, इन पर कोई महीनों तक डिबेट नहीं हुई, कोई ज़्यादा प्राइम टाइम में इस पर चर्चा नहीं हुई, इस देश के इंटेलेक्चुअल्स ने इनके लिए न्याय की मांग नहीं की। एक प्रकार से इन घटनाओं को उल्टा दबाने की कोशिश की गई। तो इस प्रकार से सैकड़ों हजारों हिंदुओं की हत्या हो जाती है, लेकिन फिर भी इस देश की मीडिया, इस देश के तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स सभी शांत रहते हैं, उन घटनाओं के लिए कोई न्याय की मांग नहीं करता है। पर इसी के अगेंस्ट जब अगर देखिए जुनैद के साथ में जो एक बहुत दुखद घटना हुई थी, हत्या किसी की भी हो, हत्या कोई भी हो, वो बहुत दुखद ही है, पर देखिए इन घटनाओं को किस प्रकार से पॉलिटिसाइज किया जाता है।
जब जुनैद की एक सीट के ऊपर से हत्या हुई थी, सीट के ऊपर से, हाँ, लेकिन उसके तुरंत बाद इस देश के जितने भी वामपंथी है, लिबरल्स है, वामपंथी मीडिया है, उन्होंने उस घटना को बीफ के साथ जोड़ दिया और समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की। या फिर देखिए अखलाक की घटना के बाद में, या तबरेज़ अंसारी, ये जब हत्या होती है तो इन घटनाओं के बाद में किस प्रकार से इनको यूएन तक ले जाया जाता है, या महीनों महीनों तक इन घटनाओं को, इन पर चर्चा की जाती है और पूरे के पूरे देश को इनटॉलरेंट, असहिष्णु होने का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। देखिए मैं फिर से कहता हूँ, हत्या किसी की भी हो वो गलत ही है, दुखद ही है, पर अगर आप सैकड़ों हजारों घटनाओं पर, हत्याओं पर चुप रहते हैं क्योंकि वो आपके एजेंडा को सूट नहीं करती है, और अगर आप केवल चुनिंदा घटनाओं पर, 2, 3, 4 घटनाओं पर उनको लेकर आप इस प्रकार से सिलेक्टिव आउटरीच करते हैं, तो इससे समाज में खाई पैदा होती है। इतना ही नहीं, अभी कुछ ही महीने पहले देखिए किस प्रकार से जय श्री राम नाम को बदनाम करने के लिए भी कई सारी ऐसी झूठी खबरें फैलाई गई थी कि भाई जय श्री राम ना बोलने की वजह से हमें मारा गया, पर बाद में ऐसी कई सारी घटनाएं बिल्कुल गलत साबित हुई। तो ये भी तो एक प्रकार से नफरत फैलाना ही हुआ ना देश के हिंदू समुदाय, देश के हिंदू समाज के प्रति। और दोस्तों केवल इतना ही नहीं, अगर हमारे देश में कोई हिंदू फल विक्रेता अपनी दुकान पर हिंदू फल दुकान लिख देता है, और अगर कोई व्यक्ति उस दुकान की फोटो लेकर पुलिस को ट्विटर पर टैग करता है और कहता है कि देखो ये सेकुलरिज्म के लिए खतरा है, तो पुलिस तुरंत उस हिंदू फल विक्रेता पर कार्रवाई करती है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी दुकान पर हिंदू फल दुकान लिखा था। पर इसी के अगेंस्ट हमारे देश में मुस्लिम खानावड़, इस्लाम खानावड़, ऐसे सैकड़ों नहीं हज़ारों दुकान आपने देखे होंगे। एक पूरी हलाल इकोनॉमी हमारे देश में चलती है। पर क्या कभी इस देश के हिंदुओं ने इसका विरोध किया, या कभी इस प्रकार से कोई असहिष्णुता दिखाई? नहीं दिखाई, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति ही ऐसी है। हज़ारों साल का हमारा इतिहास उठाकर आप देख लीजिए, इस देश ने हमेशा प्यार और भाईचारे की मिसाल पेश की है। पर देखिए अगर कोई हिंदू फल विक्रेता हिंदू दुकान भी लिख देता है तो उस पर कार्रवाई होती है। तो एक प्रकार से हिंदुओं के साथ में पक्षपात हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है। पर ये सीरीज पूर्ण रूप से एक अपोजिट तस्वीर देश की सीरीज में दिखाती है, और हमारे देश के जो मुस्लिम समुदाय है उनको एक प्रकार से भड़काने की कोशिश करती है, उनको उकसाने की कोशिश करती है। वो इस देश में असुरक्षित है ऐसी भावना उनके मन में बनाने की कोशिश करती है। ये कितना भयानक है, आप देखिए किस प्रकार से समाज में खाई पैदा करने का काम ये वेब सीरीज करती है। और मैं इस सीरीज के मेकर से पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी प्रकार के अल्पसंख्यक समुदाय सबसे ज़्यादा सुखी, स्वस्थ और सम्मानित जीवन जीते हैं, चाहे कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय हो। लेकिन फिर भी इस प्रकार के ये जो वेब सीरीज़ के मेकर्स हैं, ये हमारे देश के मुस्लिम समुदाय को, अल्पसंख्यक समुदाय को भड़काने की, उकसाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप अपने मुस्लिम मित्रों को ही पूछ कर देखिए कि इस प्रकार से सिलेक्टिव आउटरीच करना, पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग करना, या ऐसे सैकड़ों हिंदुओं की हत्या पर चुप रहना, या हमारे देश की एक गलत तस्वीर ऐसी वेब सीरीज़ में प्रेजेंट करना, क्या ये सही है? कोई भी कॉमन सेंस वाला व्यक्ति ऐसी सीरीज को कभी भी सपोर्ट कर ही नहीं सकता। इसके बाद में ये सीरीज बताती है कि इस देश के जो हिंदू हैं वे गौमाता के नाम पर हत्या करते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से ये सीरीज अपवाद दिखाकर सिलेक्टिव आउटरीच कर रही है, और सिलेक्टिव आउटरीच करके देश के लोगों को भड़काने की, उकसाने की कोशिश कर रही है। देखिए मैं फिर से कहता हूँ, हत्या किसी की भी हो वो गलत ही है, पर इस प्रकार से केवल अपवाद दिखाकर देश को भड़काना, उकसाना, नफरत और जहर फैलाना, ये उससे भी बड़ा और गंभीर अपराध है। आज हमारे देश में गौ तस्करी एक बहुत गंभीर समस्या है, और गौ तस्करों की वजह से हर साल अनगिनत परिवार रोते हैं, बिलखते हैं, उनकी रोजी रोटी छीन जाती है। क्योंकि एक गाय, एक गौमाता केवल वो एक आमदनी का साधन नहीं होता, उनके परिवार का सदस्य होता है। एक किसान के परिवार का वो सदस्य होती है गौमाता। और उस गौमाता को जब कोई गौ तस्कर इंजेक्शन देकर या जिससे भी उसको चुरा कर ले जाता है, तो उस परिवार के पास में रोने और बिलखने के सिवाय कुछ भी नहीं बचता। कटिहार शहर में इन दिनों लगातार गायों की चोरी के मामले बढ़ रहे हैं। शहर में लॉकडाउन के दौरान करीब 20 से 25 गायों की चोरी होने की सूचना मिल चुकी है। इसी तफ्तीश के दौरान 3 अलग-अलग सीसीटीवी की फुटेज हाथ लगे। मेरा गाय चोरी हो गया है 10 मई को। लेने के लिए आए हैं, क्या है मामला बाबू? 2 गाय चोरी हुआ है। गाय के कमाई से हम खाते हैं, न मेरा पति है न बेटा है, कोई नहीं है मेरा। हम उसी गाय के कमाई से खाते हैं बाबू। अभी तक नहीं मिला? नहीं बाबू, पागल हो गया। आज गाय आज आवेदन देने आए हैं। हाँ बाबू। कार से गाय चोरी की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। तस्वीर मुंबई के पालघर इलाके की है, जहां रात के अंधेरे में स्कॉर्पियो सवार 4 लोग पहुंचते हैं और एक एक कर 3 गायों को स्कॉर्पियो में ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम गौमाता की क्या सेवा करें यार? गौमाता हमारा पालन पोषण करती है, वो हमारा सेवा करती है। गाय का गोबर, गौमूत्र, उसके द्वारा बनने वाली खाद, उससे जो किसान को फ़ायदा होता है, या जो दूध है, दही है, घी है, छाछ है, लस्सी है, जो भी है, उसके द्वारा परिवार को होने वाली आमदनी, ये सारी एक
एक गौ माता उस परिवार का पालन करती है और जब उसे ही कोई चुरा कर गौ तस्कर ले जाता है तो उस परिवार पर क्या बीतती है। अभी पिछले साल की मैं 2 घटनाएं आपको बताता हूँ। गोपाल नाम के एक व्यक्ति जिनकी 3 बेटियां हैं, उनकी गौ तस्करों ने हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि वे अपनी गाय को गौ तस्करों से बचा रहे थे। अब सोचिए, उन जो 3 बेटियां थी उनका क्या हुआ होगा, गोपाल की क्या गलती है। या इसके अलावा एक और घटना जहाँ पर गौ तस्करों ने 7 लोगों को कुचल दिया था ट्रक से। लेकिन ये घटनाएं कभी इस देश की वामपंथी मीडिया आपको दिखाती ही नहीं है। और केवल यही नहीं, देश में अनगिनत जगहों पर हर साल हर वर्ष इस प्रकार से कई लोगों की हत्या होती है गौ तस्करों के द्वारा। हमारे देश में मोहम्मद फैज़ खान जी जैसे भी कई सारे मुस्लिम्स हैं जो गौमाता की सेवा करते हैं, गोरक्षा के लिए जिन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया है। तो ये बस नफरत वाली बातें दिखाना, अपवाद केवल दिखाना और लोगों को भड़काना, ये बहुत भयानक है। ये लोग देश को किस तरफ लेके जा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ ये लोग बस पशु प्रेम का ढोंग दिखाते हैं। ये कहते हैं कि भाई जो श्वानों से, कुत्तों से जो प्यार करता है वही सच्चा इंसान है। क्यों? जो व्यक्ति अपने गोमाता से प्यार करता है वो दरिंदा होता है, वो राक्षस होता है। एक गोमाता को जब केवल मांस के लिए मारा जाता है, काटा जाता है, तब उससे केवल 5 से 7 हज़ार रुपये मिल सकते हैं। लेकिन अगर वो गोमाता दूध ना भी देती हो तो भी हर साल लाखों रुपए कमा कर दे सकती है। हरियाणा की लाडवा गौशाला इसका उदाहरण है। ऐसी कई सारी गौशालाएं उदाहरण है। पर लाडवा गौशाला का उदाहरण मैं फिर से देना चाहूँगा। उस गौशाला में 1100 गाय हैं जो दूध नहीं देती है। उन दूध ना देने वाली गौशालाओं से लाडवा गौशाला का हर साल का 3 करोड़ का टर्नओवर है। 3 करोड़ का दूध ना देने वाली गाय। गोमाता हमें जीवन भर कुछ ना कुछ देती जाती है। तो प्लीज़ इस प्रकार से ये अपवाद वाली खबरें दिखाकर बस समाज में नकारात्मकता मत फैलाइए। इसके बाद में अगर इस सीरीज़ के हिंदू फोबिया की हम बात करें तो उसके तो कई सारे उदाहरण दे सकते हैं। क्या क्या उदाहरण दें, मतलब ऐसे तो कई सारे, पूरी सीरीज़ ही हिंदू फोबिया से भरी पड़ी है। जैसे जो एक हिंदू महिला है, वो जो मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति है उनसे पानी लेने से मना कर देती है, यानी हिंदुओं के अंदर कितनी नफरत भरी हुई है ये वहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। इसके बाद में एक सीन में 10 सिख एक महिला का गैंग रेप करते हैं। इसके अलावा एक मंदिर में मांस खाने वाला सीन है। उस मंदिर का पुजारी माँ की इतनी गंदी गंदी गालियाँ वो देता है। अब मैं क्या अपना मुँह खराब करूँ। ऐसे तो यार ऐसे सीन से पूरी सीरीज़ भरी हुई है। दोस्तों, ऐसे सीरीज़ के रिलीज़ होने के बाद में एक फ़ायदा भी हुआ है। ऐसे जो फिल्म मेकर्स है वे पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। लोगों को इनकी मानसिकता का अच्छी तरीके से पता चल गया है। और केवल ये फिल्म मेकर्स ही नहीं, इस सीरीज़ को जो सपोर्ट करने वाले, प्रमोट करने वाले लोग हैं, उनकी मानसिकता का भी अब लोगों को पता चल गया है। बाकी सीरीज़ तो अपने आप में एक मजाक है, कॉमेडी है, पर समाज का नुकसान हो ऐसा मजाक भी नहीं करना चाहिए। और ये सीरीज़ देखना और इसे देखकर कंप्लीट करना मेरे लिए तो किसी बुरे सपने की तरह था। मैं पाताल लोक को दूंगा 0/10 स्टार्स। अब पेरेंटल गाइडेंस की तो यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें सब कुछ है, वायलेंस है, ड्रग्स है, सब कुछ है। तो पेरेंट्स के साथ में तो क्या आप अकेले भी इसे ना ही देखो तो ही अच्छा है। लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो अपनी जिम्मेदारी पर इसे देख सकते हैं। अगर आपने ये सीरीज़ देखी तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।